नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे जो अभी कल आपका पेपर हुआ है, बीए थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक से लेकर के जो 100 नंबर तक के क्वेश्चन हैं आपके, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। और ये दोस्तों पेपर की सीरीज़ जो है वो सी है, यानी जिन बच्चों के पास पेपर की सीरीज सी है उनके जो क्वेश्चन हैं वो एकदम हूबहू मैच करेंगे जो इस प्रश्न पत्र के हैं। बाकी जिनका ए बी और डी है, सीरीज है जिनकी, उनको क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है सीरीज सी का वो है कि भगवत गीता किसके आधार पर निर्णय लेने पर जोर देती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी नंबर, कर्तव्य और निस्वार्थता पर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रबंधन के संदर्भ में धर्म का तात्पर्य क्या है। तो प्रबंधन के संदर्भ में जो धर्म का तात्पर्य है वो है ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना, यानी दो का विकल्प भी सही है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि डिजिटल गोपनीयता में एक नैतिक दुविधा अक्सर होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है, अप्रतिबंधित डेटा साझाकरण बनाम उपयोगकर्ता गोपनीयता सुरक्षा के कारण। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है कि विपणन में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है जब। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो ए नंबर है, उपभोक्ता हित लाभ के उद्देश्यों से टकराते हैं। ठीक है, इसके बाद पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है, यानी एक दूसरे और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने वाले जीवित जीवों का जो समुदाय है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो 5 का जो सही आंसर है वो ए नंबर है। छठवें नंबर क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक आमतौर पर होते हैं, यानी किन्हें उत्पादक कहा जाता है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक होते हैं वो पौधे हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो प्राथमिक उपभोक्ता है वो आपका खरगोश है, यानी जितने भी शाकाहारी होते हैं वो सब प्राथमिक उपभोक्ता ही होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण में शामिल है, यानी कौन जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण में शामिल है। तो इन सीटू का मतलब होता है दोस्तों कि एक जीव को उसी के आवास यानी प्राकृतिक आवास पर ही उसे संरक्षित कर देना। ठीक है, यानी कि सेल जिस जगह पर है उसे उसी जगह पर संरक्षित कर देना। तो आपका इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में कौन कौन शामिल है। चिड़ियाघर में संरक्षण, ये तो एक्स सीटू का उदाहरण है। अपने प्राकृतिक आवास के भीतर जैव विविधता की रक्षा करना, ये आपका सही आंसर है, यानी बी नंबर। ठीक है, और जीन बैंक, चिड़ियाघर, प्रजातियों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, ये सब एक्स सीटू के उदाहरण हैं। तो 8 का सही आंसर बी है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक्स सीटू संरक्षण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका
निम्नलिखित में से किसके द्वारा ex-situ संरक्षण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर है। बोटॉनिकल गार्डन्स जो होते हैं, जिसे आप नर्सरी भी बोल सकते हो, नर्सरी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है, तो ये ex-situ का उदाहरण है। बाकी सभी इन situ के उदाहरण हैं। तो 9 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है सी नंबर। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इन situ संरक्षण की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान तो है, आरक्षित जैवमंडल ये भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है, लेकिन जो आपका बोटैनिकल गार्डन्स हैं ये ex-situ के उदाहरण हैं, ना कि इन situ के। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो जैव विविधता का संरक्षण का जो प्राथमिक लक्ष्य है कि लुप्त प्राय प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है 11 का। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण को कम करने में मदद करता है? तो मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए जैविक कचरे से खाद बनाना। आप लोगों ने जैविक खाद का नाम सुना होगा। तो जैविक कचरे से अगर हम खाद बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो उससे मृदा प्रदूषण कम होगा। तो 12 का जो सही आंसर है वो बी नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है ध्वनि रोधी सामग्री का उपयोग, यानी यूजिंग साउंड प्रूफ मटेरियल। इसका कहने का मतलब है कि ऐसे यंत्रों का उपयोग किया जाए जिनसे ध्वनि कम निकलती हो, तो ध्वनि प्रदूषण रुकेगा। तो 13 का जो सही आंसर है वो बी नंबर है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में शामिल है, यानी अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा कि वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, ये तो नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग ये हो सकता है। प्रदूषण में कमी ये भी नहीं होने वाला। अपशिष्ट उत्पादन में कमी ये भी नहीं होने वाला। यानी जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी तो प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग यानी कि अधिक उपयोग होगा। तो 14 का जो सही आंसर है वो बी नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अधिक जनसंख्या का नकारात्मक परिणाम है? यानी जनसंख्या अगर अधिक होगी तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा? तो इससे होगा क्या? बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन, ये तो नहीं होगा। वनों की कटाई में वृद्धि होगी। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वनों की कटाई में वृद्धि होगी। तो 15 का आंसर बी सही है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि संधारणीय प्रबंधन यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रथाओं में एक प्रमुख चुनौती है। यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट में क्या प्रमुख चुनौती है? तो 16 नंबर का क्वेश्चन आंसर है दोस्तों आपका कि प्रभाव की परवाह किए बिना उत्पादन बढ़ाना। यानी हम उत्पादन लगातार बढ़ा रहे हैं लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो सही आंसर इसका बी नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दवा उद्योग में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है जब। तो इसका जो सही आंसर है 17 का वो है ए नंबर। मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ सामर्थ्य और पहुँच के साथ टकराती हैं, ये दुविधा रहती है दवा उद्योग में। तो 17 का ए सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भगवत गीता निम्नलिखित के आधार पर निर्णय लेने को प्रोत्साहित करती है। यानी किस आधार पर निर्णय लेने को प्रोत्साहित करती है भगवत गीता? तो यह देती है समग्र रूप से समाज कल्याण पे, यानी कि हमारा जो निर्णय हो वो सामाजिक कल्याण पर आधारित हो। तो इसका आंसर बी नंबर आपका सही है 18 नंबर का क्वेश्चन का। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस संगठन ने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG पेश किए थे? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसने पेश किया था?
तो ये पेश किया था संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने SDG लक्ष्य प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा एक आपका MDG भी है, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी है, वो भी संयुक्त राष्ट्र ने ही जारी किए थे। SDG और MDG के बारे में हमने वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि MDG कब लाया गया था, SDG कब लाया गया था, कितने लक्ष्य थे, कितने टारगेट थे, कितने संकेतक थे, ये सब आपको वहाँ से पता चल जाएगा। इसके बाद 20वें नंबर, तो 19 का जो सही आंसर है वो बी नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की भूमिका शामिल है, यानी भारत की भूमिका क्या रही। तो भारत की भूमिका है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है, तो ये बढ़ावा मिला है। तो 20 का बी नंबर सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्यों को लक्ष्य किस वर्ष तक सतत विकास हासिल करना है, यानी जो SDG आपके लाए गए थे लक्ष्य, ये लाए गए थे 2015 में, ठीक है, और इनका लक्ष्य है 15 वर्षों का, यानी कि 30 में। तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर है, यानी सतत विकास में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति 2030 तक के लिए है। तो 21 का बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कि चक्राकार अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस बात पर जोर देती है, यानी जो सर्कुलर आपकी इकोनॉमी होती है वो किस पर जोर देती है। तो यह संसाधनों को पुनर्चक्रित और पुनः उपयोग करके कचरे को कम करना, इस बात पर जोर देती है। तो 22 का ए सही है। इसके बाद 23वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, 23वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौता लाया गया था, जो कि 2015 में लाया गया था, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से पेरिस समझौता आपका संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित के उत्सर्जन को कम करने से जुड़ा है, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल में किस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए लाया गया था। तो ये लाया गया था कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हरित गृह गैसों को कम करने से। तो 24 का आंसर बी है। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए किस संगठन की स्थापना की गई और पृथ्वी दिवस जैसी पहल की गई थी, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम संगठन की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। तो 25 का आंसर बी सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 26 नंबर का कि समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण मदद करता है, यानी होलिस्टिक मैनेजमेंट जो अप्रोच है वो मदद करता है नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने में। जो 26 का आंसर है वो बी नंबर है। इसके बाद 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समग्र निर्णय लेने का मुख्य लाभ है, यानी अगर हम होलिस्टिक डिसीजन लेते हैं तो क्या लाभ होता है। तो इसका सही आंसर बी नंबर है, बेहतर नैतिक संरेखण और हितधारक विश्वास, यानी इम्प्रूव्ड इथिकल अलाइनमेंट एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट बढ़ता है। तो 27 का आंसर बी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण में निर्णय कैसे होते हैं, यही आंसर क्वेश्चन है उसका, पूछने का मतलब यही है कि कैसे निर्णय होते हैं। तो जो 28 का आंसर है वो बी नंबर है, विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। तो आंसर बी सही है।
इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ex-situ संरक्षण का एक उदाहरण है। तो ex-situ में हमने बताया कि जीव को अपने प्राकृतिक आवास से निकालकर दूसरी जगह संरक्षित किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो चिड़ियाघर होते हैं, आपके चिड़ियाघर में जितने भी जानवर रखे जाते हैं वो वहाँ के नहीं होते बल्कि दूसरी जगह से ला करके संरक्षित किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर एक ex-situ संरक्षण का उदाहरण है, बाकी सभी in situ के उदाहरण हैं। तो 29 का बी सही है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कोई व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है। अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण का अभ्यास करना, इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर जो आंसर हैं वो बी ही सही हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का उपयोग करना चाहिए। तो 31 का ए सही है। इसीलिए सरकार इलेक्ट्रिसिटी वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है। 31 का ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्यक्ति जल संरक्षण में कैसे मदद कर सकता है। तो जल संरक्षण में मदद कर सकता है वर्षा जल का संचय करके। तो 32 का बी सही है। यानी जब बरसात होती है तो उस जल को हमें संचय कर लेना चाहिए और उसी का उपयोग करना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरण की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लाया गया था। तो बी आंसर सही है। 33 का बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। तो 34 का ए नंबर सही है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम पेश किया गया था। तो भारत में जल प्रदूषण से संबंधित है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किन जीवों के खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होने की सबसे अधिक संभावना है। यानी जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है और उसमें जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें शीर्ष पर कौन होता है। तो शीर्ष पर आपका होता है मांसाहारी। अगर यहाँ पर सर्वाहारी का विकल्प होता तो फिर आंसर सर्वाहारी होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मांसाहारी है। तो सबसे पहले आपके उत्पादक होते हैं यानी पेड़ पौधे, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी, इसके बाद आपके मांसाहारी आते हैं। तो 36 का जो सही आंसर है वो आपका है सी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा पिरामिड में किस स्तर पर सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो ऊर्जा पिरामिड में जो सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होती है वो तृतीयक उपभोक्ता में होती है, क्योंकि पिरामिड का आकार ऐसा होता है और नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा की मात्रा कम होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता के पास ऊर्जा सबसे कम होती है। तो 37 का डी विकल्प सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सत्य है। पोषी स्तरों पर ऊपर जाने पर ऊर्जा घटती जाती है। तो ये सही बात है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा स्थिर रहती है। ये गलत बात है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा बढ़ती है। ये भी गलत है। इसके बाद है डी नंबर,
ऊर्जा को उत्पादकों के पास वापस ले जाया जाता है, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन ए सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। तो 40 का सी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्राथमिक भूमिका क्या है, यानी NGT की स्थापना क्यों की गई थी? तो ये की गई थी पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करना। तो 41 का बी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत। तो 42 का आंसर सी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता को किस आधार पर मापता है? तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है, यानी PM2.5 PM10 जैसे प्रदूषकों की सांद्रता के आधार पर मापता है। PM का मतलब है यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, तो इस आधार पर मापता है। तो 43 का बी आंसर सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक जिम्मेदार होते हैं, यानी जो डिकम्पोजर्स होते हैं आपके, उनका काम क्या होता है? तो उनका काम होता है पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में वापस पुनर्चक्रण करने के लिए लाना। ठीक है, तो 44 का बी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के सही प्रवाह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले उत्पादक होते हैं, इसके बाद उपभोक्ता होते हैं और इसके बाद अपघटक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है आपका। 46 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच मुख्य अंतर यह है कि, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच क्या अंतर है? तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के मध्य खाद्य जाल परस्पर जुड़ी हुई कई खाद्य श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो 46 का बी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य प्रभाव पड़ता है। अगर जनसंख्या वृद्धि हुई तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका पर्यावरण क्षरण पर, यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है कि पर्यावरणीय तत्वों की गुणवत्ता में गिरावट होना। ठीक है, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो बी विकल्प सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर मानव जनसंख्या के प्रभाव को नियंत्रित करने का एक तरीका है, यानी कि पर्यावरण पर मानव जनसंख्या का प्रभाव ना पड़े, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है परिवार नियोजन और शिक्षा को बढ़ावा देना। तो 48 का बी विकल्प सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है। तो क्या है वो? यानी जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो संसाधनों की कमी, यानी डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस सबसे ज़्यादा होगा, यानी संसाधनों की कमी होगी। तो 49 का बी विकल्प सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास का उद्देश्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या उद्देश्य है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य है वर्तमान ज़रूरतों को, यानी वर्तमान की जो पीढ़ी है, यानी वर्तमान की जो जनसंख्या है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना उसका उद्देश्य है। तो 50 का बी विकल्प सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा व्यवसायी CSR में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, खासकर शिक्षा में?
तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर है। यानी जो रतन टाटा जी हैं वो CSR में सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। और अभी आपको पता है कि रतन टाटा जी का स्वर्गवास हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि रतन टाटा जी ने शिक्षा, हेल्थ, सभी क्षेत्रों में बहुत अधिक काम किया है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि अजीज प्रेम जी की CSR पहल मुख्य रूप से केंद्रित है। तो ये केंद्रित है आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इस पर केंद्रित है, तो 52 का बी विकल्प सही है। इसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 53 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक व्यवसाय में CSR की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जो आपका 53 नंबर का जो आंसर है वो है आपका ए, कि लाभ उद्देश्यों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को संतुलित करना। यानी कि हमें लाभ तो कमाना ही है, साथ ही साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाना है। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मूल्यों को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो 54 का सी विकल्प सही है। व्यवहार को निर्देशित करने वाली मौलिक मान्यताएं, यानी फंडामेंटल बिलीफ्स बिल्डिंग बिहेवियर। 54 का सी विकल्प सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यवसाय प्रबंधन यानी बिजनेस मैनेजमेंट में मूल्य मुख्य रूप से निम्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये करते हैं नैतिकता और जिम्मेदारी बढ़ाना। तो 55 का बी विकल्प सही है। इसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय मूल्यों की विशेषता नहीं है। तो मानवीय मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, ये भी सत्य है। ये स्थिर हैं और कभी नहीं बदलते, ये आपका गलत है, क्योंकि मानवीय मूल्य स्थिर नहीं है, अस्थिर हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। तो इसका जो आंसर बी सही है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली विकसित करने से निम्नलिखित में मदद मिलती है। तो इससे होगा क्या कि अगर मूल्यों प्रणाली विकसित की जाएगी तो सकारात्मक कार्य वातावरण बनेगा। तो 57 का बी विकल्प सही है आपका। इसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है कि संगठनों में भ्रष्टाचार मुख्य रूप से प्रभावित है, यानी करप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी इफेक्ट्स। तो ये आपका है 58 नंबर का बी विकल्प सही है। नैतिक मानक और विश्वास, 58 का बी सही है। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शॉपिंग में साइबर खतरों में शामिल है, यानी अगर ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो साइबर खतरे कैसे हो सकते हैं। तो ये होगा आपका डेटा चोरी और हैकिंग, क्योंकि जब ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है तो बहुत सारा डाटा हमें देना पड़ता है, तो उससे क्या होगा, डाटा चोरी और हैकिंग होगी। तो इसका ए विकल्प सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यूके रिश्वत अधिनियम मुख्य रूप से संबंधित है। जाहिर सी बात है, रिश्वत से जुड़ा है, तो इसका आंसर है बी नंबर, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को कम करने से संबंधित है। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थायी नीतियों का लक्ष्य है, यानी जो स्थायी नीतियां हैं उनका लक्ष्य क्या है। तो उनका लक्ष्य है दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देना। तो 61 का बी विकल्प सही है। दोस्तों, हमने पहले भी बताया आपको कि यह जो हम हल कर रहे हैं ये पेपर की सीरीज सी है, ठीक है। तो जो पेपर की सीरीज ए, बी और डी होगी उनका क्वेश्चन नंबर बदल जाएगा,
ठीक है, लेकिन आंसर आपके यही रहेंगे, तो ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठनों में मूल्य का एक प्रकार है। तो इसका 62 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है ए नंबर, सामाजिक मूल्य, यानी सोशल वैल्यूज संगठनों में मूल्य का एक प्रकार है। इसके बाद 63 नंबर का है कि मूल्य आधारित संगठन वह हैं जो व्यावसायिक संचालन में मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देते हैं। तो 63 का बी नंबर सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में पार सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों का उद्देश्य है। तो जो आपकी ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उसका मतलब है कि कई संस्कृतियों के मूल्यों को एकीकृत करना। तो 64 का बी विकल्प सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठनों में पार सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों के होने का लाभ है। तो इससे लाभ क्या है पार सांस्कृतिक का, कि सांस्कृतिक सद्भाव और समावेशिता में वृद्धि होगी। तो 65 का बी विकल्प सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक भोजन के संदर्भ में एक आम दुविधा है। तो जैविक भोजन के संदर्भ में एक आम दुविधा है कि उच्च मूल्य और कम पोषण मूल्यों के बीच निर्णय लेना। तो 66 का ए विकल्प सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि गुणवत्ता मानकों में दुविधा में अक्सर शामिल है। तो गुणवत्ता मूल्यों में जो दुविधा में शामिल है वो आपका है गुणवत्ता की कीमत पर लागत कम करना। दोस्तों इसका जो आंसर होगा 67 नंबर का वो बी नंबर होगा। लागत वृद्धि के बिना उच्च मानकों को पूरा करना ये दुविधा बनी रहती है। तो 67 का बी नंबर सही है। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि मानकीकरण दुविधाएं मुख्य रूप से निम्न के बारे में हैं। तो 68 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है बी नंबर, स्थानीय अनुकूलन के साथ एक रूपता को संतुलित करना, ये दुविधा आपकी रहती है स्टैंडर्डाइजेशन के केस में। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है कि भगवत गीता में सिखाए गए धर्म का क्या अर्थ है। तो भगवत गीता में जो धर्म सिखाया गया है उसका मतलब है धार्मिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व। बी नंबर सही है इसका। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निर्णय लेने में धार्मिक दृष्टिकोण जोर देता है। तो धार्मिक दृष्टिकोण जोर देता है नैतिक मूल्य और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी पर। ठीक है, तो 70 का बी विकल्प सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भगवत गीता के अनुसार निर्णय लेने में अनासक्ति का अर्थ है। तो निर्णय लेने में अनासक्ति का अर्थ है कि परिणामों से लगाव के बिना अपना कर्तव्य निभाना, या आप जैसे कहते हैं कि कर्म पे हमें फोकस करना चाहिए, लाभ पर नहीं। तो वही है कि परिणामों से लगाव के बिना अपना कर्तव्य निभाना। तो 71 का सी विकल्प सही है। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है कि विपणन में एक आम दुविधा विशेष रूप से दवा संगठनों में है। तो 72 नंबर का ए विकल्प सही है। मूल्य निर्धारण, पारदर्शिता बनाम लाभ अधिकतमीकरण, यानी प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये दुविधा रहती है। तो 72 का ए सही है। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि मूल्य आधारित संगठन प्राथमिकता देते हैं। तो जो मूल्य आधारित संगठन होते हैं वह नैतिक व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं। तो 73 का बी सही है। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति बनाने के लिए मानवीय मूल्य आवश्यक हैं।
तो नैतिक निर्णय लेना 74 का बी विकल्प सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का चरित्र निर्माण का दर्शन आधारित है किस पर। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार चरित्र निर्माण का जो दर्शन है वो साहस और सच्चाई पर आधारित है। तो 75 का बी सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी के अनुसार यानी महात्मा गांधी के अनुसार 7 पापों में से एक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर है, विवेक के बिना सुख। ये 7 पापों में से एक है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जो सही आंसर है 77 नंबर का वो है सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय कारकों सहित सभी पहलुओं पर विचार करना। तो 77 का बी सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है ऐसे विकल्प बनाना जो कई उद्देश्यों को संतुलित करते हों। तो 78 का भी सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक चरण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी नंबर, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर विचार यानी पर्सनल बायस कंसिडरेशन। ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक चरण नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका पर जोर दिया। किस लिए जोर दिया था। तो उन्होंने जोर दिया था चरित्र और मूल्यों के निर्माण पर। तो 80 का बी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि चरित्र का निर्माण होता है। तो चरित्र का निर्माण होता है उन्होंने माना आध्यात्मिकता और नैतिक साहस से। तो 81 का बी सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार बच्चे के विकास में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 82 का बी सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया पर एक प्रमुख नैतिक मुद्दा है। तो सोशल मीडिया पर एक प्रमुख मुद्दा है गोपनीयता का उल्लंघन और डेटा का दुरुपयोग। तो 83 का बी नंबर सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक से निजी क्षेत्रों में जाने से मुख्य रूप से निम्न के कारण दुविधा पैदा होती है। तो इसका जो सही आंसर है 84 नंबर का वो है आपका बी नंबर, लाभ के उद्देश्यों और सार्वजनिक कल्याण के बीच टकराव पैदा होने लगता है। तो 84 का बी नंबर सही है। 85 का है कि बाजारों में एकाधिकार की दुविधा में शामिल है। तो बाजारों में एकाधिकार की दुविधा के अंतर्गत शामिल है प्रतिस्पर्धा लाभ बनाम उच्च कीमतों की ओर ले जाने वाला एकाधिकार। तो 85 का बी सही है। 86 नंबर का है साइबर सुरक्षा के मामले में संगठनों को निम्न के बीच दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है आपका गोपनीयता और आसान डेटा पहुंच। 86 का ए सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य मुख्य रूप से निम्न पर आधारित हैं। तो प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष जो मूल्य हैं वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो बी नंबर सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य केंद्रित है। तो आध्यात्मिक मूल्य आपके केंद्रित हैं करुणा और अखंडता पर यानी कंपैशन एंड इंटीग्रिटी पर आधारित हैं। तो 88 का बी नंबर सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है सतत सफलता के लिए मूल्य कार्यान्वयन का कौन सा स्तर महत्वपूर्ण है। तो 89 नंबर का आपका आंसर है बी नंबर, व्यक्तिगत और संगठनात्मक एकीकरण
महत्वपूर्ण है। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र निर्णय लेने के दृष्टिकोण में शामिल है। तो समग्र दृष्टिकोण के निर्णय लेने में शामिल है आपका सभी हितधारकों की ज़रूरतों और चिंताओं का एक व्यापक दृष्टिकोण। तो 90 का बी विकल्प सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है प्रभावी निर्णय लेने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। तो प्रभावी निर्णय लेने के लिए जो एक गुण है वो है स्पष्ट संचार यानी क्लियर कम्युनिकेशन, एक गुण आवश्यक है। 92 नंबर क्वेश्चन है भगवद गीता सिखाती है कि निर्णय निम्न पर आधारित होने चाहिए। तो भगवद गीता सिखाती है कि धार्मिकता यानी धर्म और निस्वार्थता पर निर्णय आधारित होने चाहिए। तो बी विकल्प सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भगवद गीता के अनुसार एक नेता को क्या करना चाहिए। तो एक नेता को क्या करना चाहिए 93 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका विकल्प भी सही है कि पुरस्कार की उम्मीद किए बिना दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो 93 का बी नंबर सही है। 94 नंबर का है कि प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य है। तो प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष जो मूल्य है विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में लागू। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय में आध्यात्मिक मूल्य जोर देते हैं। तो आध्यात्मिक मूल्य निस्वार्थता और दूसरों की सेवा पर जोर देते हैं। तो बी विकल्प सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR से तात्पर्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए नंबर यानी समाज और पर्यावरण के प्रति संगठन की जिम्मेदारी, ये CSR यानी कारपोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व है यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर आधारित है। तो 96 नंबर का ए सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा CSR मॉडल व्यावसायिक उद्देश्यों को सामाजिक लाभों के साथ संरेखित करने पर केंद्रित है। तो इसका जो सही आंसर है 97 का ए नंबर वित्तीय मॉडल। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन निजीकरण की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 98 का जो सही आंसर है वो आपका बी नंबर है, सार्वजनिक कल्याण के साथ निजी स्वामित्व की को संतुलित करना। तो 98 का बी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण में दुविधा में अवसर अक्सर शामिल है। उदारीकरण में दुविधा में अक्सर शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो घरेलू उद्योगों की सुरक्षा बनाम विदेशी निवेश में वृद्धि। इसके बाद 100 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन है आपका कि सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा में एक चुनौती है। तो वो क्या है, वो है सूचना सुरक्षा के साथ उपयोगकर्ता गोपनीयता को संतुलित करना, ये एक समस्या है। तो 100 का भी बी नंबर सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने जो आपका ह्यूमन वैल्यूज का पेपर है यानी को करिकुलर BA थर्ड सेमेस्टर का जो पिछला पेपर हुआ है उसके 100 क्वेश्चनों को हमने आंसर देखे। ठीक है, कि किसका आंसर कौन सा सही है। ये पेपर की सीरीज C है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास C सीरीज है मिला है पेपर वो सेम क्वेश्चन मैच करेगा, और जिनके पास A, B और D सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर बदल जाएगा लेकिन आंसर आपका एक ही रहेगा। तो उसे आप अपने अनुसार मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।